बड़े बंगले में बहू की 10 चूल्हे वाली रसोई। जल्दी से लड़कियों, गुंजन के मेहंदी लगाना चालू करो। कब लगेगी, कब रचेगी, वैसे भी ठंड है, उसे ठंड लग गई तो। ले गुंजन, तू शॉल ओढ़ ले। अरे माँ, मुझे ठंड नहीं लग रही, फिर मेहंदी में शॉल खराब हो जाएगी। लड़कियां जैसे ही गुंजन की मेहंदी लगाना शुरू करते हैं, दो बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं जो कि मिट्टी के चूल्हे में लग जाती है और मिट्टी का चूल्हा कोने से टूट जाता है। ओहो शिवम, तूने ये क्या कर दिया? ओहो, मैंने नहीं किया, तूने किया, तेरी वजह से टूटा है। रुको, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा फेवरेट मिट्टी का चूल्हा तोड़ दिया। सबसे पहले मैं इसे ठीक करूंगी, फिर मेहंदी लगवाऊंगी, और तुम दोनों बच्चे बाहर जाकर खेलो। ओके दीदी, सॉरी दीदी, गलती से हो गया। दोनों बच्चे बाहर बॉल से खेलने लगते हैं। वहीं गुंजन अपनी मेहंदी छोड़कर सबसे पहले और मिट्टी लाकर मिट्टी का चूल्हा वापस बनाने लगती है। बेटा, तू ये क्या कर रही है? कल तेरी शादी है, आज रात तक तेरी मेहंदी रचनी है, तो पहले मेहंदी लगवा ले। जितना लेट करेगी उतनी ठंड लग जाएगी। आप जानती हो ना, ये घर, ये मिट्टी और ये मिट्टी का चूल्हा मेरे लिए क्या मायने रखता है। जब तक मैं इसे ठीक नहीं कर लेती, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। मेरी शादी हो जाने के बाद भी ये टूटा रहेगा, मुझे पता है। इसीलिए मैं इसे आपके लिए अभी ठीक कर रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, जल्दी कर। फिर गुंजन उसे मिट्टी के चूल्हे को दोबारा से नया बना देती है। फिर हाथ साफ करके मेहंदी लगवाने के लिए बैठती है और उसकी सहेलियां मेहंदी का फंक्शन वापस चालू कर देती है। तेरी हथ विच मेहंदी दा रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। मेरी बन्नो प्यारी प्यारी, सारी दुनिया से न्यारी, इसी डोली में तो ले जा डोलिया डोलिया। इश्क सलामी, इश्क सलामी, इश्क सलामी, इश्क। खूब नाच गाने के बाद सभी मेहमान खा पी कर सो जाते हैं। वहीं कौशल्या अपनी बेटी को हल्दी का दूध देती है। मुझे पता था शादी की आखिरी रात है और तू अभी तक सोई नहीं होगी मेरे बिना। कल के बाद में मेरी दुनिया बदल जाएगी। ये छोटा सा घर, ये गांव की चीज सब मेरी अपनी थी, लेकिन कल इन सब से मैं दूर हो जाऊंगी और शहर के एक बड़े बंगले में रहने के लिए चली जाऊंगी। आप कैसे रहोगी मेरे बिना? ऐसी सेंटी बातें करके मुझे रुलाना चाहती है क्या? लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रोना। अच्छी बात है तू यहाँ से जा रही है। कितना चिक चिक करती है। तेरे जाने के बाद तो मैं मजे से रहूंगी इस घर में। माँ, अरे पगली, मजाक तो करने दे। पता है ना बेटी को विदा करने में माँ का क्या हाल होता है। खैर ये सब छोड़, तुझे ठंड लग जाएगी। ये हल्दी का दूध पी ले और 2 बादाम है खा ले। और तेरी माँ इतनी अमीर नहीं है जो तुझे बादाम का दूध पिला पाए, लेकिन बड़े बंगले में तो तू बहुत ही खुश रहेगी। ये तो पता नहीं माँ, पर कोशिश जरूर करूंगी। फिर गुंजन हल्दी वाला दूध पीकर माँ की गोद में सिर रख लेती है और रात भर बातें करती है। अगले दिन शहर से उसकी बारात आती है। मंदिर के मंडप में शादी होती है और बेटी गाड़ी में बैठकर बड़े बंगले के ससुराल में पहुंच जाती है, जहाँ सभी लोग फूलों से बहू का स्वागत करते हैं। भाभी आ गई, भाभी आ गई। वेलकम होम भाभी। माई सेल्फ देवर। भाभी सॉरी, मेरा मतलब मैं क्रिश हूँ, आपका प्यारा नॉटी देवर। और ये मेरी स्वीट मम्मी, आपकी प्यारी सासू माँ श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल। और ये मेरे पिताश्री, ये मेरी बड़ी भाभी हेमा, और ये मेरे बड़े भैया पीयूष। और अपने वाले को तो आप जानती ही हैं। चल हट, मुझे मेरी बहू से बात करने दे। बहू, अगर ये कार्टून तुझे ऐसे ही परेशान करे तो फौरन मुझे बता देना। जी माँ जी, लेकिन मेरे देवर जी तो बहुत प्यारे लगे मुझे। देखा माँ, भाभी ने भी मुझे प्यारा बोला। अरे सब लोग इतनी दूर से लंबा सफर करके आए हैं, ऊपर से ठंड हो रही है, तो सब मीनाक्षी बहू को उसका कमरा तो दिखा दो। हाँ, आजा बहू। यह कहकर मीनाक्षी गुंजन को उसके बड़े से कमरे में ले जाती है, जहाँ झूमर, टीवी, सोफा, बड़ा सा बेड और बहुत कुछ था। ये देखकर गुंजन, माँ जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये सच में मेरा कमरा है। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं था। मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ माँ जी? अरे तू डर क्यों रही है? कौन सा इतने बड़े कमरे में मैं तुझे अकेले छोड़ूंगी? अंकित है ना तेरे साथ। अंकित बेटा, तू ही इसे समझा। अरे गुंजन जी, डरिए मत, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। एक छोटे घर से आए हो ना, तो इतने खुले खुले की आदत नहीं होगी, लेकिन अब इतना बड़ा बंगला है तो उसी हिसाब से सबके कमरे भी बने हुए हैं। अच्छा ठीक है अंकित जी, शायद नया नया है इसलिए मैं ढल नहीं पा रही, कोशिश करती हूँ। बहू अब तू सो जा, कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है।
यह कहकर साक्षी वहां से चली जाती है। गुंजन आरामदायक बिस्तर पर आराम से लेट जाती है, लेकिन लेटने के बाद भी अपने बड़े से कमरे और उसकी लाइटों को घूरने लगती है। ये सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा करती हूँ, आंख बंद करके सोने की कोशिश करती हूँ। फिर गुंजन सो जाती है। अगली सुबह नहा धोकर सफाई करने जाती है, लेकिन नौकरों ने सब कुछ साफ कर दिया होता है। फिर बहू पूजा करती है और सास ससुर के पैर छूने के बाद अपनी बड़ी सी रसोई में कदम रखती है। जहां हीटर पहले से ही ऑन था तो बहू को ठंड नहीं लगती। अरे वाह, इस रसोई में आते ही गर्माहट महसूस हो रही है। ऐसा भी क्या है यहाँ पर? और ये रसोई भी बहुत बड़ी है और ऐसी ऐसी चीज हैं जो मैंने कभी देखी ही नहीं। माँ जी, इस पर खाना कैसे बनेगा? अरे देवरानी जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। ये है इंडक्शन, बिजली से चलता है, और ये सिलेंडर से चलने वाला चूल्हा है। ये माइक्रोवेव है, ये चिमनी है, और ये बाकी के उपकरण हैं। जैसे कि सिलबट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें जूस भी बना सकते हैं, मसाले पीस सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बड़े बंगले की रसोई है तो कुछ तो खास मिलेगा तुम्हें यहाँ। भाभी, मुझे पैनकेक खाना है। बड़ी भाभी आपको बता देंगी कैसे बनता है, और बाकी माँ जी आपको बोले वो पहले रसोई में बना दो। जो बनाना चाहती है वो बना दे, और मदद तू नौकर और बड़ी बहू से ले लेना। ठीक है माँ जी। शुरुआत में गुंजन को गैस जलाने में परेशानी होती है। तब जेठानी उसे गैस जलाना बताती है, साथ ही पैनकेक बनाना भी। फिर वो अपनी मर्जी से एक रसीली, 2 सूखी सब्जी, पूड़ी, चावल और मीठे में रबड़ी बनाकर तैयार कर देती है और घर वालों को खिलाती है, जिसे खाकर घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू वाह, ऐसा खाना बनाकर तो तुमने बड़े बंगले की शान ही ऊंची कर दी। लेकिन बस पूड़ी वगैरह खाना ठंडा हो गया है। अरे तो कोई बात नहीं जी, सर्दी का मौसम है, थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही जाएगा। हाँ, ये भी है। इतनी अच्छी सब्जी बनाई है भाभी ने। अगर ये पनीर की सब्जी थोड़ी गर्म हो जाती तो गर्म पूड़ियों के साथ बड़ी अच्छी लगती। इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी उसकी रसोई है, और रसोई से यहाँ तक खाना लाने में तो लाजमी है खाना थोड़ा ठंडा हो ही जाएगा। वैसे भी सर्दी है, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे खाना सबको गरम गरम मिल सके? इसके बारे में बाद में सोचूंगी मैं। अरे गुंजन, तुमने बहुत अच्छी रबड़ी बनाई है, और मिलेगी? हाँ हाँ जेठ जी। ये कहकर गुंजन जेठ को और रबड़ी परोस देती है। उसे नए लोगों में बड़े बंगले में अच्छा तो लगता है, लेकिन अपने छोटे से गांव, अपने घर और मिट्टी के चूल्हे को बहुत याद करती है। तब शाम को उदासी से काम करते हुए हाथ से नमक गिर जाता है। अरे भाभी, आप ये क्या सोच रही हो? आपने कढ़ाई की जगह नमक स्लिप पर डाल दिया। ओ सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला। भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो, बताओ ना क्या बात है। कोई बात नहीं प्रिया, मैं ठीक हूँ, इसे उठा लेती हूँ। आप अपनी मेहनत को क्या बताऊं, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी की रसोई को याद कर रही हूँ। वहाँ लकड़ी लगाती थी, मिट्टी के चूल्हे पर ही रोटी सेकती थी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खड़े होकर काम करना पड़ता है, लेकिन ठंड तो यहाँ भी नहीं लग रही। गुंजन रसोई से निकलती है तो कमरे में जाती है। कमरे में कहीं और जाती तो बड़े से बंगले को निहारने लगती। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। दोपहर का खाना परोसते समय, बहू, मुझे एक कटोरी दाल देना, बस और कुछ नहीं। खाने के बावजूद भी बहू 1 चमचे की जगह 2 चमचे दाल डाल देती है। अरे बहू, ये तुमने क्या किया? मैं तुमसे सिर्फ थोड़ी सी दाल बोली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो, इसलिए तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। हाँ गुंजन, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम हमें बता सकती हो। हाँ बहू बोलना, तू अगर हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी बेटा, झिझक मत। दरअसल माँ जी, पापा जी, वो क्या है ना, कभी मैं इतने बड़े से बंगले में रही नहीं हूँ, और कमरा भी बहुत बड़ा है, और रसोई भी वैसी नहीं है जैसे मेरे गांव में थी। मेरा मतलब माँ जी, मैंने अपने कमरे के बगल वाला कमरा देखा था, वो छोटा है। क्या मैं इस छोटे कमरे में रह सकती हूँ? छोटा कमरा? अरे देवरानी जी, यहाँ तो हर चीज बड़ी, बड़ा घर, बड़ा किचन, बड़े बड़े बेड। कितने दिन में भी तुम्हें आदत नहीं हुई क्या यहाँ की? क्या बताऊं दीदी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद इस वक्त मुझे कोई छोटा कमरा ही आराम दे सकता है। अरे बहू, खुल के बोलो, कोई और भी परेशानी है तो बताओ। रसोई से क्या कोई दिक्कत है? वो माँ जी, पापा जी, आप ऐसा अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना कि मैं रसोईया अलग करना चाहती हूँ। वो दरअसल मैं मिट्टी का चूल्हा बनाना चाहती हूँ। वहाँ गांव की महक में खाना बनता है तो दिल खुश हो जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ, और गरम गरम खिलाऊंगी। यहाँ रसोई इतनी दूर है कि रसोई से डाइनिंग टेबल तक लाने में ठंडा भी हो जाता है। मिट्टी का चूल्हा यहाँ इस महल में?
मैं जानती हूँ मेरी बातें आप सबको अटपटी सी लग रही होंगी। ठीक है बहू, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। यह सुनकर सबको बहू की बातें बहुत पहले अटपटी सी लगती हैं, लेकिन सब उसका भोलापन देखकर उसके लिए मान जाते हैं और बहू के लिए छोटा कमरा साफ करवा दिया जाता है, जहां वो एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा भी बना लेती है और कमरे के अंदर बहू का सामान शिफ्ट हो जाता है। ऐसा बड़े बंगले में किसी ने पहली बार किया था, उस कमरे में अंकित आकर। ठीक है गुंजन, तुम्हें और भी किसी चीज की अगर कमी लग रही हो तो बता दो, मैं यहाँ पर रखवा दूंगा। कबर्ड, टेबल, ये सब तो आ गया है और तुम्हारी मिट्टी का चूल्हा भी। नहीं अंकित जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इच्छा को आप सबने स्वीकार किया, जबकि कुछ लोग बातें भी बना सकते हैं कि हम छोटे कमरे में क्यों रह रहे हैं। वैसे आपको भी छोटा कमरा अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि आप तो हमेशा से बड़े कमरे में रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये मेरा ही घर है तो ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है। और फिर हमें दोनों अलग थोड़े रहेंगे, जहां तुम वहां मैं। जी अंकित जी। ओहो, तुम्हें तो ठंड लग रही है, खिड़की भी खुली है। अरे हाँ, हीटर नहीं रखवाया मैंने यहाँ तुम्हारे लिए, मैं अभी क्रिश से बोल देता हूँ। अंकित क्रिश से छोटे कमरे में हीटर रखवा देता है और खिड़की बंद कर देता है, जिसके बाद दोनों हाथ सेकते हैं, कॉफी पीते पीते। फिर मीनाक्षी, अरे बहू, अब तो तेरा मिट्टी का चूल्हा भी बन गया, तू तो ऊपर वाली रसोई में खाना नहीं बनाएगी। माँ जी, मैं आपको इस पर खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन बनाएगी क्या ये तो बता। माँ जी, आप मुझे बस लकड़ी और उपले का इंतजाम करवा दो, मैं कड़ी चावल, घी वाली रोटी और हरी चटनी तैयार कर देती हूँ। रात को साग पालक बनाऊंगी। ठीक है बहू, हमारे लिए तेरी खुशी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। वैसे 2 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो अंकित बहू को बढ़िया सी महंगी साड़ी की शॉपिंग करवा देना। जी माँ, मैं दिला दूंगा। मैं अभी भी देखता हूँ कि चूल्हे का खाना कैसे होता है। मीनाक्षी नौकरों से कहकर लकड़ी और उपले का इंतजाम करवा देती है, जिसकी मदद से बहू मिट्टी का चूल्हा जलाती है और धुआं बाहर जाने के लिए एग्जॉस्ट फैन चला देती है। चूल्हे पर कढ़ी पकौड़ा बनाती है और रसोई में जेठानी की मदद से मिक्सी में चटनी और आटा गुथवा देती है। जितने देर में कढ़ी पक जाती है और फिर मीनाक्षी चूल्हे पर फटाफट रोटी बनाकर गरम गरम सास ससुर को और फिर जेठ जेठानी को खिलाने लगती है। नौकर साथ के साथ खाना परोसते हैं। खाना खाकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो मुझे देसी गांव का खाना खिलाकर खुश कर दिया। ऐसा खाना मैंने बचपन में अपनी माँ के हाथ का खाया था। हाँ बहू, कड़ी चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे तो ये कड़ी रोटी भी बहुत पसंद है। पकौड़े बहुत मुलायम है। सच में तुमने चूल्हे वाली कड़ी खिलाकर बचपन की यादें ताजा कर दी। हाँ भाभी, मुझे और रोटी दो ना। अभी देती हूँ। गुंजन का कमरा डाइनिंग हॉल के बहुत करीब था। वो खुद ही चूल्हे की रोटी बना बनाकर अब घर वालों को खिला रही थी। सच में सर्दी में इतना गर्म खाना खाकर मजा ही आ गया, वरना रोज तो ऊपर वाली रसोई से यहाँ सब्जी लाते लाते थोड़ी ठंडी हो ही जाती थी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसी तरह सब खाना खा लेते हैं और फिर गुंजन पति और नंद के साथ शॉपिंग करने जाती है, जिसके बाद वो सामान खरीद लेती है। अगले दिन फिर घर में रिसेप्शन पार्टी होती है। बड़े बंगले में सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। बहू भी बहुत सुंदर दिख रही थी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन हलवाई वालों की तरफ से आवाज आती है कि अचानक से सिलेंडर खत्म हो गया है। आधा खाना कच्चा पका हुआ रह गया है। अरे बाबूजी, और सिलेंडर भेजिए वरना खाना बन नहीं पाएगा। अरे इतनी भीड़, खाना कैसे तैयार होगा? मैंने सिलेंडर वाले को फोन किया, वो इस वक्त और सिलेंडर नहीं दे पाएगा। घर में सभी लोग परेशान होते हैं। अगर बेटा सिलेंडर नहीं आया तो इस बड़े बंगले की और हमारे परिवार की खूब बेइज्जती होगी। कोई तो रास्ता निकालो। माँ जी, अगर इजाजत है तो मैं 10 चूल्हे बना सकती हूँ मिट्टी के। इतना सारा खाना 10 चूल्हे पर ही तैयार हो सकता है और हमारी नाक कटने से भी बच जाएगी। अरे बहू, लोग क्या कहेंगे? अमीर घर की बहू मिट्टी में बैठकर चूल्हा जला रही है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हमारे घर की इज्जत बचानी है तो इतना तो हमें करना ही होगा। लोग बाद में बोलेंगे, पहले भूख लगी होगी तो भूख मिटाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कहती है। बहू, तुम किसी भी तरीके से मिट्टी के 10 चूल्हे तैयार कर दो ताकि खाना पके और मेहमान बात को आगे न बढ़ाएं। जी पापा जी। दीदी, आप मेरी मदद करवा दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मुझे आता नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर कर लूंगी। सब हालात देखकर मान जाते हैं। गुंजन झटपट आंगन में 10 मिट्टी के चूल्हे गढ़ देती है। बाकी लोग लकड़ी का इंतजाम करते हैं। आधा कच्चा खाना मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता है। बाकी पका हुआ खाना भी मिट्टी के चूल्हे पर काम आज में गर्म रखने के लिए चढ़ा दिया जाता है। मेहमान हौले हौले पास आते हैं, कुछ मजाक कुछ ताने। अरे भाई वाह, बड़े बंगले में यह तो गांव वाली रसोई खुल गई। या अमीर घर की बहू है या हलवाई की हेल्पर। आंटी जी, खाना बन रहा है, पेट भरने से मतलब होना चाहिए। ऐसे में मैं अगर अपने ही घर में थोड़ी मदद कर दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
और क्या, कौन सा बहू बड़े बंगले से बाहर काम कर रही है? वो खाना तैयार हो गया है, आप सब खाने की टेबल की तरफ चलिए। घर के नौकर मेहमानों को खाना परोस देते हैं। कुछ अभी भी ताने मारते हैं, लेकिन कुछ मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने को खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ करके चले जाते हैं। मेहमानों के जाने की बात रात को जेठ। सच में ये 10 मिट्टी के चूल्हे का आइडिया बहुत अच्छा था गुंजन। पैसे भी नहीं लगे और सब लोग खुश भी हो गए। हाँ भाभी, आप तो जीनियस निकली। सच में बहू, आज तूने बड़े बंगले की इज्जत रख ली। शुक्रिया बहू। अरे आप सब लोग मुझे बार बार शुक्रिया बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने जो भी किया है अपने ससुराल के लिए किया और ये मेरा फर्ज था। सो तो है। सर्दी के दिन गुजरते हैं। बहू अपने हाथ का चूल्हे का खाना भी बनाकर खिलाती है। कभी ज्यादा खाना बनाने के लिए आंगन के ही 4-5 चूल्हे का इस्तेमाल कर लिया करती थी। वो कभी धूप में बैठकर मूंगफली खाते थे तो कभी बहू के हाथ के खाने का स्वाद लेते थे। फिर एक दिन मीनाक्षी दोनों की शादी की खुशी में मंदिर में हवन करवाती है, जिसके लिए पंडित जी मंदिर में ही भोज बनवाते हैं, लेकिन वहां काम रुक जाता है। अरे मीनाक्षी बहन जी, माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और मंदिर में पूरे इंतजाम नहीं हो पाए। कुछ बर्तन की कमी है, कुछ खाना बनाने के लिए सिलेंडर की। अब मैं भोज बनवाकर गरीब लोगों को यहाँ नहीं खिला पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। अरे पंडित जी, आप ऐसे कैसे करवा सकते हैं? मैंने तो आपको पहले से ही कह दिया था, तो आपको इंतजाम करवा लेना चाहिए था। बहन जी, मुझे लगा था मैंने इंतजाम करवा लिया है, लेकिन चूक हो गई। पंडित जी, अगर कोई आपत्ति ना हो तो हम अपने घर से ही खाना बनाकर गरीब लोगों को खिला सकते हैं, अगर यहाँ की सामग्री घर पर पहुँचा दी जाए। हाँ, बिल्कुल बेटी, ऐसा हो सकता है। देवरानी जी, तुम फिर से क्या करने वाली हो? दीदी, आप भूल गई हैं क्या? घर पर 10-10 मिट्टी के चूल्हे हैं, हम आसानी से खाना बनाकर गरीब लोगों में वितरण करवा सकते हैं। अरे हाँ बहू, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ, जल्दी से काम शुरू करवाना चाहिए। पंडित भोज की सारी सामग्री बड़े बंगले में पहुंचवा देते हैं, जहां आंगन में सारी सामग्री आ जाती है। नौकर और दोनों बहुएं मिलकर मिट्टी के 10 चूल्हे पर खाना तैयार करती हैं, जहां एक तरफ राजमा चावल, कढ़ी, रोटी, गोभी, आलू मटर, हवा, दाल इत्यादि तैयार होता है और बन जाने के बाद सब लोग कुछ मंदिर के बाहर गरीबों को खिला दिया जाता है। ये सब देखकर पड़ोसन अंजना, इतने बड़े खानदान की बहुओं को ये शोभा देता है क्या कि नौकरों के बराबर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाए? क्यों अंजना, इसमें हर्ष ही क्या है? हाँ, हमारी बहू को ये शोभा देता है क्योंकि ये पाठ पूजा के काम तुम्हें समझ नहीं आएंगे और हमारी बहू सारा काम दिल से करती है, जब ये संभव हो पाया है। ये सुनकर पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है। सारा का सारा खाना खत्म हो जाता है। सभी लोग वाह वाह करते हैं और ससुराल वालों का आंतरिक खुशी भी मिलती है। बहू, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम बड़े बंगले की बहू होने के पूरे ही लायक हो। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर तुम्हारे 10 चूल्हे की रसोई ने आज फिर इज्जत बचा ली, काम भी जल्दी हो गया। हाँ माँ, इस बात की तो मैं भी तारीफ करूंगा। माँ जी, मैं अपनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठंड के दिन गुजरते हैं। बहू घर के चूल्हे पर बढ़िया बढ़िया साग सब्जी, मक्के की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, बहुत कुछ बनाकर खिलाती है, जिससे घर वाले खुश रहते हैं। वहीं दूसरे पड़ोसी के घर में सगाई होती है, उनके घर में भी चूल्हे की दिक्कत हो जाती है। तब बहू अपने 10 मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करके उनके मेहमानों को खाना खिलाती है, जिससे एक बार फिर गुंजन की तारीफ होती है। देखते ही देखते ससुर के दादा की बरसी आ जाती है और सुबह सुबह ही हलवाई वाले आने से मना कर देते हैं। अरे बाप रे, टाइम पर ऐसे कैसे कोई मना कर सकते हैं? मैं आपको एडवांस पैसे देकर बुकिंग किया है। 300 लोगों का खाना है, मेरे दादा की बरसी हो रही है। आज नहीं, आपको आना ही होगा। आइए और खाना बनाइए। अरे नहीं भाई साहब, हम नहीं आ पाएंगे और आपकी बुकिंग के पैसे वापस भेज दिया हमने, आप चेक कर लीजिए। ये कहकर हलवाई वाले फोन काट देते हैं। अरे अब मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से बड़े बंगले की इज्जत दांव पर आ गई है। 300 लोगों का खाना अब कौन आकर एकदम से बनाएगा? कितने भी पैसे भेज दूं, कोई हलवाई वाला नहीं आने वाला। पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दोनों बेटे इधर उधर के केटर से बात करके देख लेते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। क्या हुआ पापा जी, बात मानी या नहीं? 3 घंटे ही बचे हैं, 2 बजे से घर पर मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। भाभी, कुछ नहीं हुआ। घर के सभी लोग परेशान होते हैं और अंत में हार कर गुंजन की ओर देखते हैं। बहू, अब तू ही कुछ कर सकती है। माँ जी, पापा जी, आप सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है। अब बात पुरखों की है और इस बड़े बंगले की इज्जत की। 10 मिट्टी के चूल्हे क्या 12 मिट्टी के चूल्हे भी बनाने पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगी और आज 300 मेहमान खाना खा कर जाएंगे।
लेकिन उसके लिए आज हमारे परिवार को एकजुट होना होगा। आप सब तैयार हैं? बहू तू बता क्या करना है, हम सब करेंगे। हाँ भाभी, हम आपके साथ हैं। आज तो पर दादाजी का सवाल है। हम सब तुम्हारे साथ हैं गुंजन। माँ, पापा जी, आप सब सब्जी धो दीजिए। कृष, प्रिया, तुम दोनों सब्जी काटो। दीदी आप आटा लगाओ, मैं पूड़ी बनाने का काम करती हूँ और सब्जियों की ग्रेवी तैयार करती हूँ। जेठ जी, अंकित जी आप रायता और चावल तैयार करेंगे। नौकरों से सलाद कटवा लीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। घर के सभी लोग काम करना शुरू करते हैं। आंगन में जेठानी आटा गूंथती है, बहू 2 मिट्टी के चूल्हे और तैयार कर देती है, नंद पानी लाती है, देवर लकड़ी काटता है, नौकर सारे मसाले और सब्जियों का इंतजाम करते हैं, ससुर सब्जी छीलता है, सास सब्जी काटती हैं, पति और जेठ भी रायता चावल तैयार करते हैं, नौकर भी काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके मिट्टी के 10-12 चूल्हे, बड़े बड़े पतीले और खाने से ढक जाते हैं। मेहमान में सबसे पहले वही अड़ियल व्यक्ति आकर ये सब देखकर फिर हंसता है। क्या हो गया बड़े बंगले के लोगों को? अरे लगता है गांव की बहू ने आकर शहर के लोगों का दिमाग फेर दिया है, जो अब तुम सब लोग भी बावर्ची की तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए उतर गए हो। अंकल जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आज हमारे घर पर दादाजी की बरसी का खाना निकल रहा है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन जिस मिट्टी के चूल्हे का आप मजाक बना रहे हैं, हमारे पुरखे तो इस पर ही खाना बनवा कर खाते थे। अब जोर से हंसिए, आपके बाद में हंसने जैसा कुछ भी नहीं था। आप प्लीज चुपचाप यहाँ पर खाना खाइएगा, अगर नहीं तो आप यहाँ से। बहू के हाथ जोड़ने पर अड़ियल व्यक्ति शांत हो जाता है। उसे उसका जवाब मिल जाता है। कुछ ही देर में 12 मिट्टी के चूल्हे पर 300 लोगों का भोज तैयार हो जाता है। सास ससुर बड़े प्यार से सभी को जमीन पर बिठाकर पत्तल में आदर पूर्वक खाना खिलाते हैं। वहीं सर्दी के चलते लोगों को धूप मिल जाती है और खाना भी बर्बाद नहीं होता। अरे रमेश भाई साहब, आपने बहुत अच्छा भोज करवाया है। दादाजी का वो जहाँ भी होंगे देखकर खुश हो रहे होंगे। और सबसे बढ़िया, इतना बड़ा बंगला होने के बावजूद भी आपने कोई भेदभाव नहीं किया और बिठाकर सबको खाना खिलाया है। खाना बर्बाद भी नहीं हुआ, लोगों को पूछ कर दिया। कहाँ से आया ये आइडिया आपको? वही तो, मैं तो खुश हो गई ये सब देखकर। ये सब कौन कर सकता है? ये मेरी देसी बहू ने किया है, जो खुद गांव से है। उसी ने ही आज के शुभ अवसर पर मिट्टी को याद रखा और मिट्टी के 10 चूल्हे पर इतने सारे लोगों का खाना तैयार किया और वक्त पर हलवाई वालों से आने से मना कर दिया और सब कुछ बहू ने संभाल लिया। पापा जी, फिर से मेरी तारीफ। आप सब लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। आज हम सब ने एकजुट काम किया है बुआ जी। माफ करना रमेश भाई साहब और बहू तुम भी, मुझे ऐसे अवसर पर यह सब बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। सच कहूँ तो ऐसा खाना होटल वाले भी नहीं बना सकते जो 10 मिट्टी के चूल्हों पर बना हो। 10 नहीं फूफा जी, 12 मिट्टी के चूल्हों की रसोई है ये। इस तरह सब लोग हंसी खुशी बरसी का खाना खाकर चले जाते हैं और बहुत दुआएं देते हैं। खाना बच जाने पर गरीब लोगों को भी खिला दिया जाता है। तब सास ससुर भावुक होकर कहते हैं, बहू, एक बार फिर तूने साबित कर दिया कि तू इस बड़े बंगले की होकर भी दिल से गांव वाली देसी है, जो सब कुछ अच्छा ही सोचती है। बहू, हाँ, चूल्हा मिट्टी का था, पर परोसने वाली के यानी कि तुम्हारे हाथों में प्यार था, साथ ही जिम्मेदारी और अपनापन भी खूब निभाया। इस घर को ऐसी बहू मिली है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। माफ करना बड़ी बहू, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। अरे नहीं पापा जी, आप ये सब मत सोचो। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर मैं गुंजन की जगह होती तो शायद इस तरीके से हमेशा परेशान वाली सिचुएशन नहीं संभाल पाती जैसे उसने की। मैं भी गुंजन तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। क्यों नहीं दीदी? बहू, आज से इस घर की रसोई में मिट्टी के 10 चूल्हे हमेशा जलेंगे। ये हमारी बहू की पहचान है जो है। घर वाले जोरदार ताली बजाते हैं। गुंजन शर्मा जाती है, उसकी आंखों में खुशी भी होती है। सास बहू के सिर पर हाथ रखती है। बहू, भगवान तुझे हमेशा सारी खुशियां दे। माँ जी, एक बात कहूँ, अब मुझे इस घर में रहने की आदत हो गई है। मैं नहीं चाहती मेरे छोटे कमरे की वजह से कोई आपको ठोक दे, इसीलिए मैं वापस से पहले अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, ताकि अंकित जी को भी राहत मिल जाए। और अब तो इस बड़े बंगले में 10-10 चूल्हे की रसोई है, तो मुझे गांव की बिल्कुल याद नहीं आने वाली। हाँ, क्यों नहीं, तेरा ही घर है, जैसा मन करे वैसा रहे, क्योंकि मुझे तो लग ही रहा है कि अब ठंड है। और मुझे भी। तो हो जाए एक चूल्हे पर बनी हुई कॉफी, क्या कहती हो गुंजन भाभी? हाँ, क्यों नहीं।
अब बहू मिट्टी के चूल्हे पर अच्छे से दूध को पकाकर सबको सर्दी में कॉफी पिलाती है और इस तरह बड़े बंगले की रसोई में मिट्टी का चूल्हा चमकता रहता है और आए दिन उस पर बढ़िया बढ़िया खाना बनता रहता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।